माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपका ये भाई फिर से आज आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर है। और हम लोग इस वीडियो में डस्ट ऑफ स्नो पोयम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं। और उसके पहले जो है कुछ जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करें। तो अब हम लोग सबसे पहले कुछ पोएटिक डिवाइस को देखने वाले हैं इस पोयम की। तो चलो सबसे पहले पोएटिक डिवाइस की अगर बात करें तो राइमिंग स्कीम। देखिए राइमिंग स्कीम की अगर बात करें तो इस पोयम में जो है वो राइमिंग स्कीम जो है ए बी और फिर सी डी और सी डी है। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रॉ है, फिर मी, इनमें ए और बी हो गया, फिर से स्नो और ट्री आ रहा है। इनमें स्नो जो है वो क्रॉ से मिलता जुलता है इसलिए ये फिर से ए हो गया, और ट्री जो है वो मी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है इसलिए ये बी हो गई। और अब सेकंड स्टेंजा की बात करें तो यहाँ पे हट जो कि सी हो गया, बिल्कुल वो ऊपर वाले से अलग है। उसके बाद मूड ये तो वो भी अलग है इसलिए ये डी हो गई। बट आगे पार्ट पार्ट जो है वो हट से मिलती जुलती इसलिए ये सी हो गई। और नेक्स्ट है ड्यूट जो कि मूड से मिलता जुलता है इसलिए ये डी हो गया। तो ये सी डी लास्ट वाली स्टेंजा की। और सेकंड पोएटिक डिवाइस में एलिट्रेशन की बात हुई है। इट मीन्स एलिट्रेशन अगर बात करें इसमें तो यहाँ पे क्या सेम कॉन्सोनेंट साउंड जो है जस्ट पास वाले शब्दों के शुरुआत में हम लोग देख रहे हैं रिपीट हो रही है। जैसे हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज का एच और हार्ट का एच ये दोनों जो है वो मिल रहा है। और थर्ड एशोनेंस, इट मीन यहाँ पे वॉवेल साउंड की भी रिपीटेशन देखने को मिल रही है। जैसे द वे आ क्रॉ, तो यहाँ पे एज का जो है वो रिपीटेशन है, वे में ए है और फिर से एक अलग से ए है। फिर सेकंड लाइन में हैज़ गिवन माई हार्ट, यहाँ पे हैज़ का ए और हार्ट का ए ये दोनों मिल रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रही है ये दो जगह पे ए। नेक्स्ट 4 नंबर की बात करूं सिंबोलिज्म, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है, डीपर मीनिंग को जो है वो बताती है। जैसे क्रॉ सैडनेस और निगेटिविटी को बताता है, हेमलॉक ट्री शॉरो और डिस्पेयर को बताती है, वहीं डस्ट ऑफ स्नो होप पॉजिटिविटी और चेंज को बताती है। नेक्स्ट 5th नंबर की बात करें इंजैममेंट। इंजैममेंट जो है वो क्या होता है, एक सेंटेंस जो कि कंटिन्यू होती है नेक्स्ट लाइन की तरफ विदाउट किसी पाउस के। जैसा कि हम लोग इसमें देख सकते हैं कोई पाउस जो है वो लाइंस के लास्ट में है ही नहीं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो यहाँ पे इंजैममेंट का भी यूज देखने को मिलता है। अब 6th नंबर इमेजरी। इमेजरी की बात करें तो वो वर्ड्स क्रिएट अ पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। इनमें वैसे शब्द जो क्या करते हैं, एक पिक्चर को रीडर्स के माइंड में क्रिएट करते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे द डस्ट ऑफ अ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, और ये मदद क्या करती है रीडर्स को इमेजिन करने के लिए कि वो स्नो जो है वो फॉल हो रही है एक पेड़ से। अब कुछ पोएटिक डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ अ स्नो? इट में राइम स्कीम जो है वो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो पोयम की क्या है, तो नॉर्मली द राइम स्कीम ऑफ द पोयम इज ए बी एंड देन सी डी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द क्रो सिंबलाइज? आखिर का क्रो जो है वो क्या सिंबलाइज करता है? आंसर, द क्रो सिंबलाइजेज सैडनेस निगेटिविटी एंड अनप्लीजेंटनेस। इट मीन्स यहाँ पे जो क्रो है वो सैडनेस को, निगेटिविटी को और अनप्लीजेंटनेस को जो है वो सिंबलाइज करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइज? आखिर का डस्ट ऑफ स्नो जो है वो क्या चीज़ को सिंबलाइज करती है? आंसर, द डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइजेज होप हैप्पीनेस एंड अ पॉजिटिव चेंज इन लाइफ। इनमें यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो जो है वो सिंबलाइज क्या कर रही है, आशा को, खुशी को और एक पॉजिटिव बदलाव को जीवन में। नाउ सम क्वेश्चंस विच आर फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस।
First question. What is a dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? It means आखिरकार डस्ट ऑफ स्नो जो है वो क्या है, और उसी में दूसरा क्वेश्चन है कि आखिरकार पोएट जो है उनके मूड जो उसका उनका जो मूड बदल गया उसके बारे में क्या कहते हैं वो, और हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज। इट मीन पोएट का मूड जो है वो कैसे चेंज हो गया। देन आंसर ईच। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स टाइनी पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो। इट मीन यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स या फ्लैक्स स्नो के। और द पोएट सेज दैट अ क्रो shook द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री ऑन टू हिम। इनमें पोएट जो है वो क्या कहते हैं कि एक कौवा जो कि क्या करता है, डस्ट ऑफ स्नो जो था वो हेमलॉक ट्री से उन पे गिराया था। दिस सिंपल इंसिडेंट चेंज हिज मूड। और यह जो सिंपल इंसिडेंट इनमें घटना जो थी वो उनके मूड को बदल दी। अर्लियर शुरुआत में ही वॉज फीलिंग सैड एंड रिग्रेटफुल, बट आफ्टर दिस एक्सपीरियंस ही फेल्ट हैप्पियर एंड मोर पॉजिटिव। शुरुआत में वो तो बहुत उदास दिख रहे थे और रिग्रेटफुल थे, लेकिन उस एक्सपीरियंस के बाद वह जो है वो खुशी महसूस किए, उनको अच्छा लगा, खुश हुए वो, और भी ज़्यादा पॉजिटिव लगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज फ्रस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोयम। आखिरकार फ्रस्ट जो है वो इस पोयम में नेचर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसी का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोयम्स। डू यू थिंक अ क्रॉ इज ऑफन मेंशन्ड इन पोयम्स। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो। इट मीन्स क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आखिरकार किस तरह के पंछी होते हैं जिसके नाम अक्सर पोयम में दिखाई देते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इसी में, डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोयम्स। क्या आप जो है वो सोचते हो कि कभी भी जो है अक्सर ये ऐसे कोई भी पोयम में जो है वो क्रो का जिक्र होता है। एंड देन इसी में थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो। आखिरकार किस तरह की इमेज जो है वो आपके दिमाग में बनती है जब आप कौवे के बारे में सोचते हो। नाउ आंसर। Poets usually mention beautiful birds such as nightingales, cuckoos, parrots, peacocks, and skylarks. A crow is not commonly mentioned in poems because it is often associated with harshness, darkness, and bad luck. When we think of a crow, we generally imagine something gloomy or unpleasant. इट मीन्स कवि जो है ना वो अक्सर जो मेंशन करते हैं जो भी पंछी को, वो सुंदर पंछी होते हैं, जैसे नाइटेंगल्स हो गई, कुकूज है, पैरोट्स है, पीकॉक्स है, और स्काईलार्क्स है। और एक क्रॉ जो है ना वो नॉर्मली जो है वो मेंशन तो आमतौर पे किए नहीं जाते पोयम में, क्योंकि ये अक्सर जो है वो किसके लिए स्थित होते हैं, कठोरता के लिए, हार्शनेस के लिए, डार्कनेस के लिए और बैड लक के लिए। और जब हम जो है वो एक कौवे के बारे में सोचते हैं तो हम आमतौर पे क्या कल्पना कर रहे होते हैं कि कुछ चीज़ें जो उदासी से भरी हो या फिर कुछ अनप्लेसेंट हो। नाउ सेकेंड क्वेश्चन अगेन, व्हाट इज अ हेमलॉक। वाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटिफुल ट्री सच एज अ मैपल और एन ऑक और अ पाइन। इट मीन सेकेंड क्वेश्चन ये बोल रहा है दोबारा से कि हेमलॉक ट्री आखिरकार क्या है, और यहाँ पे आखिरकार ये पोएट जो है सुंदर से ब्यूटीफुल ट्री के बारे में क्यों नहीं लिखते, जैसे मैपल ट्री या ऑक ट्री या तो पाइन ट्री के बारे में। देन आंसर, अ हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री। The poet deliberately uses a hemlock tree instead of a beautiful tree to show that even things usually considered unpleasant or negative can bring happiness and change a person's mood. अब यहाँ पे आंसर क्या बोल रहा है कि हेमलॉक ट्री जो है सबसे पहला तो जहरीली पेड़ होती है, और पोएट जो है वो जानबूझकर जो है यहाँ पे हेमलॉक ट्री का यूज़ करते हैं किसी सुंदर पेड़ की बजाय, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे वो दिखाते हैं कुछ यहाँ तक कि वैसी चीज़ें जो अनप्लेसेंट मानी जाती है या निगेटिव होती है, वो चीज़ भी खुशी ला सकती है और पर्सन्स के मूड को चेंज कर सकती है।
इट मीन्स सारी चीज़ें जो निगेटिव आपको लग रही है रियल मायने में वो निगेटिव ही हमेशा नहीं होती। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट जॉय और sorrow? What does the dust of snow that the cross section of a hemlock tree stand for? It means आखिरकार वो क्रॉ और हेमलॉक ट्री जो है वो रिप्रेजेंट क्या करती है, खुशी को या तो दुख को। और दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि क्या व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो, इनमें डस्ट ऑफ स्नो जो है डेट द क्रॉ सेक ऑफ, जो कि क्रॉ जो था वो हेमलॉक ट्री से वो सेक ऑफ करता गिराता है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे? तो आंसर, द क्रॉ एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट sorrow, निगेटिविटी एंड सैडनेस। इनमें यहाँ पे क्रॉ हेमलॉक ट्री जो है वो दोनों रिप्रेजेंट क्या करती है, दुख को, निगेटिविटी को और सैडनेस को। हाउएवर जैसे कि बात की जाए, जो डस्ट ऑफ स्नो है वो सिंबलाइज क्या करती है, पॉजिटिविटी, होप, आशा को, और उसके बाद चेंज ऑफ मूड को। इट shows that even a small incident can transform a person's outlook and make life seem better। और ये क्या शो करती है कि यहाँ तक कि कोई भी छोटी से छोटी घटना वो क्या कर सकती है, पर्सन्स के आउटलुक जो है, उसकी जो दृष्टिकोण है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकती है और उसके लाइफ को थोड़ा अच्छा बना सकती है। अब यहाँ से कुछ और भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंज द पोएट्स मूड? आखिरकार क्या था जो पोएट के मूड को चेंज कर दिया? आंसर, द डस्ट ऑफ स्नो सेकंड बाय अ क्रॉ फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री चेंज द पोएट्स मूड। इट मीन्स वह डस्ट ऑफ स्नो जो थी, जो कि क्रॉ के द्वारा गिराई गई थी, वही जो है वो जो हेमलॉक ट्री से गिराई गई थी, वही जो है वो पोएट्स के मूड को चेंज कर दिया है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाई हैड द पोएट ड्यूड द डे? आखिरकार वो पोएट जो थे वह ऐसे रिग्रेट करके वो दिन को क्यों बिताए? द पोएट हैड, आंसर, द पोएट हैड स्पेंट पार्ट ऑफ द डे इन सैडनेस एंड रिग्रेट। इट मीन्स यहाँ पे कवि जो थे वह जो है वो क्या करते हैं, अपने दिन के भाग को जो है वो खर्च कर दिए दुख में और खेद करने में। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड नेचर हेल्प द पोएट? आखिरकार पोएट का नेचर कैसे मदद किया? आंसर, नेचर हेल्प द पोएट ओवरकम हिज सैडनेस एंड बिकम चेयरफुल अगेन। इनमें वो कैसे मदद करता है? तो नॉर्मली वो पोएट को जो है वो दुख से बाहर निकाला और दोबारा से चीयरफुल बना देता है। इट मीन्स आनंदित कर देता है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट लेसन डज द पोएम टीच? आखिरकार ये पोएम जो है क्या सिखाती है? नाउ आंसर, द पोएम टीचेस दैट इवन स्मॉल इंसिडेंट्स कैन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड चेंज आवर आउटलुक ऑन लाइफ। इनमें ये जो पोएम है वो हमें ये सिखाती है कि यहाँ तक कि छोटी से छोटी घटनाएं वो क्या, वो खुशी ला सकती है और हमारे दृष्टिकोण को जो है वो जीवन पर वो चेंज कर सकती है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, वाई आर द क्रॉ एंड द हेमलॉक ट्री सिग्निफिकेंट? आखिरकार क्रॉ और हेमलॉक ट्री जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है? नाउ आंसर, बिकॉज यहाँ पे वे क्या शो करते हैं कि यहाँ तक कि छोटी से छोटी चीज़ जो कि निगेटिविटी के साथ जुड़ी हुई होती है वो भी जो है वो क्या, जॉय के सोर्सेस और पॉजिटिविटी के सोर्सेस बन सकते हैं। नाउ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, and saved some part of a day I had dewed. Question, what does this line suggest about the poet's state of mind before the incident? इनमें वो जो घटना घटी उसके पहले पोएट के जो माइंड की अवस्था थी उसके बारे में ये लाइन क्या सजेस्ट करता है? नाउ आंसर, द लाइन सजेस्ट दैट द पोएट वॉज अनहैप्पी, रिग्रेटफुल एंड हैविंग अ बैड डे बिफोर द डस्ट ऑफ स्नो चेंज हिज मूड एंड आउटलुक। इनमें ये लाइन ये सजेस्ट करती है कि पोएट जो था वह दुखी था, रिग्रेटफुल था और यहाँ तक कि वह बैड डे जो है जस्ट इसके पहले बिता रहा था। इट मीन्स इसके पहले का जो दिन था वो बहुत बुरा था उसके लिए, और जस्ट इसके जब मूड चेंज हो गए और आउटलुक चेंज हुई उसके पहले तक। नाउ some competency based extract questions.
फर्स्ट क्वेश्चन का स्ट्रैक लाइन, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Now first question, the crow and hemlock tree mainly symbolize, इनमें क्रॉ और हेमलॉक ट्री जो है मुख्य रूप से किसको सिंबलाइज करता है? ए हैप्पीनेस, बी ब्यूटी, सी सैडनेस एंड निगेटिविटी और डी सक्सेस. द आंसर इज सी सैडनेस एंड निगेटिविटी. नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज द क्रॉ इंपॉर्टेंट इन द पोयम? आखिरकार पोयम में क्रॉ क्यों इंपॉर्टेंट है? आंसर, the crow becomes the agent of change by shaking the snow which improves the poet's mood. क्योंकि यहाँ पे क्रॉ जो है वो क्या एजेंट बनता है बदलाव का, जो कि वो स्नो को गिराने के द्वारा जो क्या करता है पोएट के मूड को इम्प्रूव कर देता है, ठीक ठाक कर देता है. नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पोएट्स एक्सपीरियंस? कौन सा इनमें से स्टेटमेंट है जो बहुत अच्छे से पोएट के एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है? A. Nature frightened him. B. A small natural event changed his mood. C. He disliked winter. D. He was waiting for snow. Then answer is B. A small natural event changed his mood. मतलब एक छोटा सा नेचुरल इवेंट जो है जो उसके मूड को पूरी तरीके से बदल दिया. Now extract 2 has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. First question, what change did the poet experience? आखिरकार क्या बदलाव वो एक्सपीरियंस किया पोएट? आंसर, the poet's mood changed from sadness to happiness. It means पोएट का जो मूड था सैडनेस से वो हैप्पीनेस की तरफ बदल गया. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड रूड मीन? रूड का मतलब यहाँ पे क्या है? आंसर, रूड मीन्स रिग्रेटेड और फेल्ट सॉरी अबाउट. इट मीन्स किसी चीज़ के लिए इसका मतलब है पछताना. नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट सेव्ड द पोएट्स डे? आखिरकार क्या था जो पोएट के दिन को बचा लिया? आंसर, द डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग ऑन हिम सेव्ड हिज डे. इट मीन वो जो डस्ट ऑफ स्नो जो थी जो उन पे गिरी थी वह क्या करती, उनके दिन को बचा लेती है बर्बाद होने से. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द डे वॉज सेव्ड? कौन सा पार्ट जो है दिन का वो बचा लिया गया था? आंसर, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे वॉज सेव्ड फ्रॉम बीइंग वेस्टेड इन रिग्रेट. इनमें वह जो बचा हुआ पार्ट था दिन का उसको बचा लिया गया था बर्बाद होने से उस रिग्रेट में. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दीज लाइन्स? ये सब लाइन्स का सेंट्रल आइडिया क्या है? आंसर, स्मॉल इंसिडेंट्स कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन लाइफ. इनमें छोटी छोटी घटनाएं वह एक पॉजिटिव बदलाव जो है वो जीवन में ला सकती है. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर स्टाइल्स क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड? आखिरकार डस्ट ऑफ स्नो जो था वो पोएट के मूड को कैसे बदल दिया? आंसर, द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट when a crow shook a hemlock tree. This a small incident changed his sad and regretful mood into a happy and positive one. It made him realize that even simple moments can bring joy. तो यहाँ पे आंसर क्या है कि ये डस्ट ऑफ स्नो जो है जो कि पोएट पे गिरा था जब एक कौवा जो है हेमलॉक ट्री को हिलाया, और यही जो है वो छोटी सी घटना वो क्या करती है, उसके दुख को जो है वो बदल दी और रिग्रेटफुल मूड को हैप्पी और पॉजिटिव मूड में. इट मेड हिम, और जो उसे रियलाइज़ करवाई यहाँ तक कि सिंपल मूवमेंट जो है वो जॉय ला सकती है, खुशी ला सकती है. और अब यहीं पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर समाप्त होती है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके. और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव अ नाइस डे. मिलते हैं एक नई वीडियो में फिर से.